आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2024 में विषय अंग्रेजी कक्षा 11वीं के पेपर की। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन आर गिवन अगेंस्ट दैम। सारे प्रश्नों के उत्तर देना है। रीड द फॉलोइंग पेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो, मतलब पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। एग्ज़ाम पेपर में 4 सेक्शन होते हैं ABCD, जिसमें पहला जो सेक्शन होता है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना होता है। तो ये पैराग्राफ जो दिया गया है ये द साउंड ऑफ बर्ड्स, मतलब पक्षियों की जो आवाज़ है उसकी आवश्यकता, उसकी नेसेसिटी के ऊपर है। द साउंड ऑफ बर्ड। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इन नेचर वन ऑफ द लवलीस्ट साउंड इज़। प्रकृति में सबसे अच्छा साउंड यदि कोई सा है तो वो कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, द सॉन्ग ऑफ द बर्ड्स, मतलब पक्षियों की जो चहचहाहट है, जिसको गाना हम कहते हैं, पक्षियों का गीत गाना, वह सबसे अच्छा साउंड माना जाता है। व्हेन वाइल्ड बर्ड्स माइग्रेट एट नाइट दे क्राई आउट। जब जंगली पक्षी माइग्रेट कर जाते हैं, माइग्रेट का अर्थ होता है अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जब चले जाते हैं तो वो क्राई आउट करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। तो ये क्यों करते हैं? टू कीप द बर्ड्स टुगेदर, ताकि वह अपने साथ के साथी पक्षियों को एक साथ रख सके आवाज़ करके। वी ह्यूमन बींग्स यूज़ वर्ड्स, हम इंसान शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? टू एक्सप्रेस आइडियाज़, मतलब विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए, टू एक्सप्रेस मीनिंग, टू एक्सप्रेस अदर्स स्पीच, टू एक्सप्रेस टैलेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही रहेगा, अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्ड्स डोंट लर्न लैंग्वेजेस। पक्षी भाषा को ऐसे नहीं सीखते। इट इज़ इनबॉर्न डिस्टिंक्ट विद दैम, मतलब जैसे इंसान क्या करता है, जन्म लेता है तो बोलना नहीं सीखता है, लेकिन वह उसके वातावरण के अनुसार बोलना सीखता है। लेकिन पक्षियों में ऐसा नहीं होता है। वो तो जैसे कौवा है तो कौवे की एक आवाज़ है कि वो ऐसे ही काँव काँव ही करेगा। कोयल है तो वो डेफिनेट है कि वो कोयल जिस प्रकार से कू कू करेगी उसी प्रकार से आवाज़ करेगी, तो वो इंस्टिंक्ट है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। द नाउन फॉर्म ऑफ मोकिंग। मोकिंग का नाउन फॉर्म क्या है? नाउन फॉर्म इसका आएगा मोकरी। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द साउंड ऑफ बर्ड्स आर एन अटेम्प्ट टू कम्युनिटी, मतलब एक उनका समूह विशेष जो होता है उसमें कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में वार्तालाप करने के लिए स्पेशली वो उसका यूज़ करते हैं। इसका आंसर ये भी सही हो सकता है, टू स्टार्ट ए मीटिंग। हालांकि कोई पक्षी ऐसा है कि वो कोई आवाज़ कर रहा है तो इसका मतलब हर बार ऐसा ही नहीं होगा कि वो दूसरे पक्षियों के पास जाकर उनसे मिलने के लिए आवाज़ कर रहा है। लेकिन एक्यूरेट जो इसका आंसर अभी जो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ लग रहा है वो ऑप्शन नंबर बी जरूर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सिमिलर मीनिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ बर्ड्स, मतलब ग्रुप ऑफ बर्ड्स का एक शब्द में आंसर क्या होगा? तो वो होगा फ्लॉक। फ्लॉक का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ बर्ड, मतलब पक्षियों का जो झुंड रहता है उसको फ्लॉक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, विच ऑफ दीज इज़ द मेन आइडिया ऑफ द अबव पेजेस। मेन आइडिया इसका क्या है? तो इसका मेन आइडिया है नेसेसिटी ऑफ साउंड्स ऑफ बर्ड, मतलब पक्षियों की आवाज़ का महत्व या उसकी आवश्यकता। ठीक है ना? वाई डज ए मदर हैन मेक साउंड। मदर हैन मतलब मुर्गी, मुर्गा और मुर्गी, तो मदर हैन मतलब वो मुर्गी आवाज़ क्यों निकालती है? तो वो आवाज़ निकालती है कि अपने बच्चों को, चिक्स मतलब उसके बच्चे, मुर्गियों के जो बच्चे होते हैं उनको चिक बोलते हैं, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, टुगेदर हर चिक्स, और अपने बच्चों को एक पास में बुलाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, जिसमें लिखा है बोथ बी एंड सी, मतलब दोनों बी और सी दोनों सही है। तो आंसर हमारा क्या होगा? डी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बर्ड्स। पक्षियों के लिए कौन सा सही है? दे लर्न मेकिंग साउंड बाय देमसेल्फ, मतलब वो खुद ही
आवाज़ निकालना सीखते हैं। दे नो हाउ टू कम्युनिकेट विद ह्यूमंस, वे जानते हैं कि इंसानों से कैसे बात करते हैं। तो ये तो गलत है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि इंसानों से बात कैसे करते हैं। दे कैन लर्न साउंड्स ऑफ अदर बर्ड्स, दूसरे पक्षियों के साथ रहकर उनकी आवाज़ सुनकर वो बोलना सीखते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए और बी सी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। ए एंड सी विल बी द राइट आंसर, डी वाला सही रहेगा। अगला है रीड द फॉलोइंग पेजेस, मेक नोट्स ऑन इट एंड गिव्स अ सुटेबल टाइटल। पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। अब प्रश्न क्या है, नोट मेकिंग करना है और सुटेबल टाइटल ढूंढना है। तो इसका जो टाइटल रहेगा वो रहेगा लक्षद्वीप। एक बात और है कि इस जो पेपर था इसमें मिस प्रिंट बहुत हुई है, ठीक है ना। जैसे पहले पैराग्राफ में मैंने बहुत सारी अंडरलाइन की हुई है, जैसे ये यहाँ पर दिया गया है। तो ये हियर है, HEAR, हियर मतलब सुनना। ये दैट है, THAT, फिर ये कम्युनिकेट है ना। ये वांस है, WAARNS, है ना। डोंट्स है, ये डोंट मतलब, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मिसप्रिंट है और आगे भी हैं। तो अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें नोट मेकिंग करना है। तो नोट मेकिंग कैसे करना है, एक्यूरेट, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, हाउ वी कैन यूज़ एब्रीविएशन व्हेन वी आर मेकिंग नोट्स, एंड हाउ वी कैन फाइंड सुटेबल टाइटल। तो इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, हाउ टू मेक नोट्स एंड प्रिपेयर या फाइंड सुटेबल टाइटल। तो वो प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी एक ऐसा पार्ट होता है एग्ज़ाम पेपर का कि जिसमें राइटिंग स्किल होती है, जैसे लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट, कंपोजिशन, पोस्टर, है ना, ये सारी चीज़ें। तो इसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको वहाँ पर उन वीडियोज़ में मिलेंगे, तो उनको भी आप ज़रूर देखना ना भूलें। इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्लास 11th और 12th के लिए राइटिंग स्किल और ग्रामेटिकल पोर्शन दोनों सेम होते हैं। तो 11th में यदि हम अच्छे से उनको कवर कर लेते हैं तो 12th में भी हमें इसका फ़ायदा मिलता है। फ़िलहाल देखते हैं इस पेपर में, जैसे पहला नोटिस आया है तो डिबेट कंपटीशन का, जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा और क्लास में भी मैंने करवा दिया था। फिर पोस्टर है से नो टू ड्रग्स के ऊपर, है ना। इसके बाद में हम बात करें तो चेंजिंग सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन है, ब्रदर मैरिज या सिस्टर मैरिज के लिए लेटर है। इसके बाद में ये रोड एक्सीडेंट के लिए आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट लिखनी थी। अब इसमें क्या है कि एक्सीडेंट आई विटनेस, मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हुई है और उसके आप चश्मदीद गवाह हैं, उसकी आपको रिपोर्ट करना है। तो उनमें उस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें, मतलब पैराग्राफ पूरा लिखना है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। व्हेन एंड वेयर डिड द एक्सीडेंट हैपन, मतलब कब और कहाँ दुर्घटना हुई। व्हाट इज़ द प्राइम काज ऑफ दिस एक्सीडेंट, इस दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है। पीपल इन्वॉल्व, व्हीकल, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जैसे इसमें लोग भी इन्वॉल्व हुए, जैसे एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए, उन्होंने उनकी हेल्प की। कौन से वाहन की हुई, जैसे मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर की हुई, या साइकिल की और एक व्यक्ति की हो गई, ट्रेन की या कार की या जीप की हुई। लॉस ऑफ लाइफ, कितने लोगों की मृत्यु हुई, है ना, और कितनी प्रॉपर्टी गई, मतलब कितना जनधन का नुकसान हुआ। फिर है सीन ऑफ एक्सीडेंट। सीन ऑफ एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट का दृश्य कैसा था, बताना है आपको कि रेलवे ट्रैक क्रॉस करते करते एक बस जो है वो जो गेट लगे हुए थे लेकिन वो क्रॉस करने ड्राइवर की गलती की वजह से ऐसा हो गया, ये सीन आपको बताना है। डिटेल्स ऑफ कैजुअलिटीज़, डेथ, इंजर्ड एंड हॉस्पिटलाइज्ड, तो कितने व्यक्ति इंजर्ड हुए और कितनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, वो पूरा देखिएगा आप, रोड एक्सीडेंट के ऊपर, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये टू सेल है। टू सेल के लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना था। अब कैसा एडवर्टाइजमेंट तैयार करना था, ऐसा आपको एक फ्रेम बनाना था। फ्रेम में आप यहाँ लिख देते टू सेल। टू सेल का अर्थ यहाँ पर है बेचना। क्या बेचना है, फ्लैट बेचने की बात हो रही है। फ्लैट क्या होता है, जैसे कोई सी भी एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं, जिसमें किचन है, बेडरूम है, हॉल है, ये 1 हो गए, 2 हो गए, 3, ऐसे फ्लैट हैं। तो आप कोई से एक फ्लैट को आप बेचना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहले नंबर पर आप लिखेंगे कि 2 BHK। 2 BHK मतलब 2 मतलब 2, B मतलब बेडरूम, H मतलब हॉल और K मतलब किचन। फिर क्या है, उसमें पार्किंग की व्यवस्था है। फिर तीसरे नंबर पे आप लिखोगे कि अच्छा गैलरी में आप जब जाओगे तो अच्छा सनसेट या सनसाइन का व्यू आपको देखने को मिलेगा। कॉन्टेक्ट नंबर लिख दोगे। इस प्रकार से आप एक पोस्टर यहाँ पर बना सकते थे,
एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। बाकी ये भी मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है तो ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में ग्रामेटिकल पोर्शन है जो हम क्लास में कर चुके हैं। जैसे ही इज़ रिक्त स्थान MLA होल्डर, MA होल्डर। तो MA एम मतलब हिंदी वर्णमाला के स्वर से इसके उच्चारण की शुरुआत हो रही है तो एन आएगा। वी रिक्त स्थान टेक बाथ डेली, तो इसमें शुड आएगा, हमें रोज़ाना नहाना चाहिए। शुड का अर्थ होता है चाहिए। द ग्लास इज ऑन द टेबल, ठीक है ना। आई एम रीडिंग, बहुत सरल था है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING आएगा। फिर सी तो हैज़ आएगा, सिंगुलर जब होता है तो हैज़ आता है। निशा विल कम इन जुलाई। अब डू एज डायरेक्टेड की बात करें तो सी टीचर्स मैथमेटिक्स चेंज इनटू नेगेटिव। तो वर्ब को देखकर हमने पता लगा लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और जब वर्ब में ACAS हो या सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होता है। और जब सेंटेंस को इंट्रोगेटिव या नेगेटिव करते हैं तो वो ACAS हट जाता है। तो सी डज नॉट टीच मैथमेटिक्स। मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस रॉक। अब टू और टू का प्रयोग करना है। जब वाक्य में सो और दैट पहले से दिया जाए और टू और टू का प्रयोग करते हैं तो जहाँ SO सो है वहाँ TO2, जहाँ दैट है वहाँ टू, और इसके बाद में ही कैन नॉट, सी कैन नॉट जो भी आता है वो भी हट जाता है। आंसर हो जाएगा मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस रॉक। अगला है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगला है, इसमें देखो रीअरेंज जम्बल्ड वर्ड्स, मतलब ये शब्द आगे पीछे हैं, ऊपर है ना, जम्बलिंग है तो इनको सही क्रम में जमाना है। सी विल क्लियर द एग्ज़ाम में एक इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लगते हैं और लिखते हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सी विल क्लियर द एग्ज़ाम। आई शैल नॉट डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये नॉट हट जाएगा, बाकी आंसर सही हो जाएगा। दे आर क्लीनिंग द रूम फॉर 2 hours। मेक सेंटेंस करेक्ट, मतलब सेंटेंस में कहीं पर गलती है उसको सही करना है। तो अब देखिए सेंटेंस को हमने जैसे ही पढ़ा तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है फॉर, और हमने पढ़ा है कि सिंस और फॉर का प्रयोग जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। मतलब दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज़ बीन का प्रयोग होगा, और जब प्लूरल हो या आई हो तो हैव बीन का। तो यहाँ पर देखें हम दे, तो दे के साथ में क्या आएगा, हैव। दे हैव बीन क्लीनिंग द रूम फॉर 2 hours। अब सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी में जैसे हमारी जो बुक्स रहती हैं, जैसे हॉर्नबिल है और अपनी स्नैपशॉट है, तो इसमें जो लेसन या पोएम हमने पढ़ी हुई हैं उनकी कुछ लाइनें दे देंगे। उन लाइनों को हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं और उनको पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। जैसे पहला दिया गया है, द विथ ए हैवी हार्ट आई वेंट बिलो चीन बेड। ये हमारी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई एक लेसन है हॉर्नबिल में, लेसन नंबर 2, उससे ये लाइनें ली गई हैं। आंसर होगा, पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, कौन से लेसन से लिया गया है, तो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। नेम ऑफ द ऑथर, ऑथर का नाम क्या है, तो गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। अगला है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द आइलैंड दे वर होपिंग टू रीच एट, तो उसका नाम था आयल एम्स्टर्डम। व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर शिप, उनके शिप का क्या नाम था, तो वेव वाकर था। अगला है, हुज टोसल्ड हेड वाज दैट, मतलब किसका सिर उलझे हुए बालों वाला था। टोसल्ड मतलब उलझे हुए बाल। तो जब लेखक निराश होकर बच्चों के केबिन में जाता है तो उसे उसके बिस्तर के पास से एक टोसल्ड हेड दिखाई देता है, तो वो किसका था, वो उसकी लड़की का था या उसके लड़के का था। लड़की का नाम सुजैन और लड़के का नाम जोनाथन था। तो दोनों में से किसका था, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ये आपको बुक से पढ़कर मुझे कमेंट्स करके बताना है, दोनों में से टोसल्ड हेड किसका था। नवा क्वेश्चन है, इसमें ये पोएम दी गई है जो फोटोग्राफ से ली गई है, कार्डबोर्ड है जिसमें। हु इज़ रिफर्ड एज सी इन अबव एक्सट्रैक्ट, मतलब ऊपर दी गई इन लाइनों में सी कौन है, तो सी कौन, मदर्स, पोएट्स मदर है, मतलब कवित्री की माँ है। अगला है, नेम द पोएट, तो शर्लेट ओल्सन है। वेयर हैज़ द पोएट्स मदर गॉन, पोएट की माँ कहाँ चली गई, तो वो शांत हो गई, सी हैज़ बीन डेड। इसमें एक और पैराग्राफ दिया गया है, आई गोट डाउन एंड कज़िन मुराद, तो ये जो हमारी
स्नैपशॉट है, स्नैपशॉट से लिया गया है, जिसमें समर विथ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स जो पहला लेसन है उससे लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द नरेटर ऑफ द अबोव एक्सट्रैक्ट, मतलब ऊपर जो लाइन है इसमें कौन इस कहानी को बता रहा है। तो हमने पढ़ा था कि दो भाई रहते हैं, कज़िन ब्रदर, एक तो मुराद और एक आरम। तो आरम हमें बताता है, तो नरेटर कौन हो गया, जो कहानी को सुनाता है बताता है उसको नरेटर बोलते हैं, तो वो हो गया आरम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉर्स, वजीरे। हु इज़ कंसिडर्ड एज मेड इन दिस स्टोरी, मतलब इस कहानी में पागल किसे बताया गया है, मतलब किसको पागल की तरह कंसिडर किया गया है, तो मुराद। होम डिड द हॉर्स बिलोंग, जॉन बायरो, मतलब घोड़ा किसका था, तो जॉन बायरो का था। बाकी ये क्वेश्चन आंसर थे। आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। पेपर आपका कैसा रहा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास भी शेयर करें अच्छे से। यदि आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।